सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही हो। पिछला सेशन हमारा नहीं हुआ था, पर उसके पहले हमने वास्तु के बारे में देखा था कि घर हो, जमीन हो, भूमि हो, क्षेत्र हो, उसकी कैसी खरीद बिक्री कैसे होती है। पहले तो हमने देखा था कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फिर खरीद बिक्री कैसे होती है, फिर बॉर्डर्स कैसे डिफाइन की जाती है। एंड हमने देखा था कि जो नेबर्स हैं, सामंत जिनको कहा गया था, उनका विटनेस, उनका साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है बॉर्डर्स वगैरह का निर्णय करने के लिए। अच्छा, ये सारा हमने जो देखा था, ये सिविल सूट्स की बात है ना, नॉट क्रिमिनल, सिविल सूट्स की। जैसे दो लोगों के बीच किसी भी बात को लेके झगड़ा टंटा कुछ हो जाता है, तो उनको कैसे निपटाए। तो उसी सिलसिले में हम देखे जा रहे हैं। तो पहले तो हमने विवाह का देखा था, डिवोर्स वगैरह कैसे हो वो हमने देखा था, इनहेरिटेंस का देखा था, घर जायदाद का हमने देखा, जमीन भूमि वो सब का हमने देखा। अब नेक्स्ट जो ऐसे कमर्शियल सिविल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें एक है जो होता है इंटरेस्ट, है ना। हम ब्याज लेते हैं। ब्याज पर्सनल रिलेटेड होता है, व्यवसाय के रिलेटेड होता है। तो वो ब्याज को लेके क्या नियम थे, बिकॉज उस समय भी ब्याज की आवश्यकता, इट इज अ फुल फ्लेजेड इकोनॉमी एज वी हैव सीन। तो ब्याज के अराउंड क्या पॉलिसी थी, क्या रूल्स थे, उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो ये चैप्टर आई थिंक, और जो दो चैप्टर्स आगे के हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है। ब्याज, मॉर्गेज कुछ लिया हो या डिपॉजिट्स किया हो वगैरह वगैरह, उनसे रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से एक दो सेशंस में वो भाग हम पूर्ण कर देंगे। तो आज लेट्स स्टार्ट विद 11वां अध्याय, 11 चैप्टर। जस्ट वन सेक। 11वें अध्याय से शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 282, जिसका नाम है ऋण लेना। तो इस पर हम है, द फर्स्ट लाइन, पहला ही स्टेटमेंट है, सपाद पणा धर्म्या मास वृद्धि ही पण शतस्य। पण मतलब हमने देखा था कि रुपए या बेसिकली जो भी करेंसी आपने, हाँ, वो तब काम में लाती होगी, उससे रिलेटेड है पण। तो पण शतस्य, पण शत मतलब ओवर एवरी 100 पण, हर 100 पण का अगर ब्याज लिया है तो उस पर वृद्धि, इंटरेस्ट को वृद्धि कहा गया है। ठीक है, द टर्म फॉर इंटरेस्ट, ब्याज, इज वृद्धि। सो इट्स सपाद धर्म मास वृद्धि पण शतस्य। तो हर महीने अगर 100 रुपए का ब्याज लिया है, तो हर महीने कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा। सपाद, सपाद पण, 100 पण पे 1.25 सपाद, सपाद इज 1/4। ठीक है, सो 1 + 1/4 विच इज 1.25। हर 100 पण पर आपको 1.25 पण इंटरेस्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देना है। नॉर्मल जो इंटरेक्शंस, जो भी व्यवहार होंगे, 1.25, बट पर मंथ, पर मंथ का है। ठीक है, तो अगर हम पूरा 12 महीने का देखते हैं, तो हम जो पर एनम पे वो अराउंड 15% होगा। तो हर महीने 1.25% इज द टिपिकल ब्याज विच इज एक्सेप्टेबल, विच जो होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। पर वो कहते हैं जैसे हर टाइम ब्याज की बात कैसा है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क रेशियो देयर, है ना। जैसे रिस्क बढ़ता है, रीपेमेंट का रिस्क जैसे बढ़ता है, या सामने वाले को जिस काम के लिए चाहिए उस प्रकार इंटरेस्ट बदलता जाता है, आज भी वैसा ही है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि वैसे तो द नॉर्मल हैज टू बी 1.25 पर मंथ, विच इज बेसिकली 15% वर्ष का। व्यवहार की, अगर कोई बिजनेस या ट्रेड के लिए आप कर रहे हो, व्यवहार, बिजनेस, ट्रेडिंग, बेसिकली ट्रेडिंग के लिए अगर कर रहे हैं, ये ब्याज ले रहे हैं, तो पंचपणा, पर हर महीने आप 5/100 इतना आप कर सकते हो। 5 पण ओवर 100 पण। और अगर कांतार कारणम, अगर वो उसका काम ऐसा हो कि आपको ये क्या कहते हैं कि कांतारा, वो फिल्म देखी है ना सबने। सो दस, कांतारा जो मूवी है, और यहाँ पे कांतार है, तो कोई उसका अर्थ जानता है। पहली बात तो कांतारा मूवी देखी, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स रियली नाइस। हाँ, जय कह रहे हैं, फॉरेस्ट करेक्ट। कांतार इज बेसिकली मिस्टिकल फॉरेस्ट या फॉरेस्ट। तो उसका अर्थ ऐसा कोई जंगल से आने जाने वाला, जो ऐसे लोग हो जो व्यापारी हो, तो जंगल से आते जाते हो,
तो ऑब्वियसली उसका रिस्क और बढ़ जाता है। तो उस केस में आप 10 पड़ा ले सकते हो, पर 100 पड़ा आप 10 पड़ा उस पे ब्याज ले सकते हो। फिर उसके आगे विंशति पड़ा समुद्राणाम। अगर समुद्र से आना जाना, मतलब अब देखो उसका ट्रैवल रिस्क है वो और बढ़ गया है, क्योंकि समुद्र से आते जाते हो मतलब आप और दूर जाते हो, है ना, आप बेसिकली विदेश में आप प्रवास कर रहे हो। तो उस केस में आप 20 पड़ा भी ले सकते हो। तो बेसिकली अगर आप पर एनम का देखो तो इट्स लाइक वे हायर देन व्हाट वी टिपिकली सी, बट ठीक है, ये मास वृद्धि की बात हो रही है, तो पर 20 पड़ा, पर 100 पड़ा। अच्छा, अब इससे ज्यादा अगर लिया, ततः परम कर्तु कारयितु पूर्व साहसदंड। अगर इससे ज्यादा लिया तो जो ज्यादा लेने का प्रयत्न कर रहा है और श्रोतुणाम जो उसका साक्षी है उनको भी दंड मिलेगा। तो टिपिकली इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। द हाईएस्ट समुद्र आने जाने के लिए जो वो लोग लेते हैं 20 पड़ा पर मंथ ओवर 100 पड़ा। बट टिपिकल जो है नॉर्मल व्यवसाय के लिए जो कर्ज या पर्सनल इंटरेक्शंस में जो कर्ज लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है, उसका क्या हमने देखा, 1.25 पड़ा पर 100 पड़ा। तो वेरी मिनिमल, बट एज द रिस्क इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली देखा कह सकते हैं कि उतना जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। पर आगे वो कहते हैं राजान्य योग क्षेम वहेतु धन धारणिको चरित्रम अपेक्षित। कि अगर ऐसा परिस्थिति है कि राजानी अयोग क्षेम, कि ऐसी जगह हो जहां पर राजा का इन्फ्लुएंस नहीं हो, अगर वो विद इन वो राजा की टेरिटरी में नहीं आता है, या अयोग ऐसा कुछ हो गया हो कि आपात की स्थिति हो, कैलामिटी की स्थिति हो, और उस सेंस में जो राजा है वो कुछ कारण सर जो भी व्यवस्था है वो ना कर पाए हो, या ऐसे कुछ भी हो, तो उस केस में जो ट्रिपिकल जहां का भी उस जगह का जो भी चरित्र चरित्र जो हमने पहले देखा था, इट मीन्स परंपरा, टिपिकली जो उनका रूल्स रेगुलेशंस होता होगा, जिस तौर पे लोगों का लोक व्यवहार चलता होगा, वो वैसा ले सकते हैं अगर राजा के इन्फ्लुएंस के बाहर की बात हो। तो उसमें है कि देन यू गो विथ वट एवर इज द वहां का जो लोकल परंपरा जो भी है। अगर राजा का या तो राजा का अयोग क्षेम हो गया हो, मतलब वो सही से वेलफेयर ना कर पा रहे हो, या फिर उसके वेलफेयर टेरिटरी की बाहर की बात हो, तो आप वहां की जो परंपरा है उस हिसाब से जो भी अरेंजमेंट होता है धनिक और धारणिक लेने देने के वाले के बीच, उस हिसाब से भी आप चला सकते हो। नहीं तो विद इन द टेरिटरी जब सब कुछ सही से चल रहा हो, तभी जो हमने ऊपर देखा था उस किस्म की कोई अपर लिमिट्स सेट करे हुआ। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी हम जो कहते हैं कि वो सारा अधिकतर इंटरेस्ट जो है वो रुपयों पे या करेंसी पे होता है, परंतु हमको पता है कि उस समय इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब बार्गेन भी बहुत होता है, मतलब बार्गेन कहती हूँ, ये क्या कहते हैं उसे, कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर। बार्टर, करेक्ट। सो बार्टर सिस्टम भी चलता था, तो बार्टर भी चलता था और साथ साथ करेंसी भी था। इसीलिए ये जो लेना देना ब्याज वगैरह की बात है उसमें वस्तु भी इंक्लूडेड थी। तो जैसे किसी से कोई से कुछ धन धान्य उधार लिए हो या सीड्स उधार लिए हो, ठीक है, आपको बोनी वो ये सोइंग करनी है, तो उसके लिए आपने कुछ तो कुछ सीड्स वगैरह उधार लिए हो किसी से, तो उसके सामने जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपका जो धान या धान्य जो उगेगा उसका कुछ भाग हो सकता है। या आपने भले ही पैसे लिए हो, जो भी कारण सर आपके लेबर्स को देने के लिए, कुछ और वस्तु लेने के लिए आपने लिए पैसे हो, पर जो आप उनको रिटर्न करोगे वो, अगर आपका धन धान्य का खेत है तो वो, या और कुछ है फल फूल जो भी, दैट कैन ऑल्सो बी अ मोड टू रिटर्न, बट वो आपको पहले अग्री करना होगा। तो इसमें मैक्सिमम ये दिया कि 50% ऑफ वॉट यू प्रोड्यूस, 50% ऑफ वॉट यू प्रोड्यूस, यहाँ तक का इंटरेस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना ब्याज लिया गया है वो बोनी बोनी करने के लिए, सोइंग वगैरह करने के लिए। फिर एक बात इसमें ये भी है, जैसे हम आज स्टॉक की बात करते हैं ना, स्टॉक मतलब क्या, कि एक कुछ तो एंटरप्राइज है, उसमें बहुत सारे लोगों का भाग है, तो जब अगर उस एंटरप्राइज को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो है वो भी लोगों के बीच शेयर हो जाता है। तो उसके विषय में भी लिखा है कि प्रक्षेप वृद्धि ही उदया आर्धम सन्निधान सन्ना वार्षिकी देया। कि सपोज प्रक्षेप मतलब वही कि कुछ भी शेयर है या कुछ भी
बिजनेस एंटरप्राइज या कुछ भी करा है, या से साथ में जगह कुछ तो है जहां पे ये लोग सोइंग, फार्मिंग, खेती सब एक साथ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो, तो प्रक्षेप वृद्धि, प्रक्षेप मतलब शेयर, ठीक है। तो वृद्धि उसमें उदय, उदय मतलब प्रॉफिट। तो स्टॉक जो आपका शेयर है उस पे आपकी जो बढ़ोतरी होगी वो किस पे होगी, जनरली उदय अर्ध, जो हाफ प्रॉफिट हुआ हो वो सारे जो शेयर ओनर्स हो, जैसे आज भी होता है ना, उनको आप दे दोगे। आज भी जैसे हमें मिलता है ना, आज भी हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, जो भी वो स्टॉक्स पे हमें मिलता है, कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इट इज वार्षिकी, हर वर्ष स्टॉक पर जो भी प्रॉफिट एंटरप्राइज का हुआ है, आधा आप लोगे, तो आधा कैन बी गिवन अवे एज, वो जो स्टॉक ट्रेडर्स है उनमें आप शेयर कर दो, तो दैट पार्ट इज ऑल्सो मेंशन। फिर हाँ, फिर ऐसा है कि अगर बहुत टाइम तक चीर प्रवास स्तंभ प्रविष्ट हुआ, मूल्य द्विगुणो दद्यात्, अगर बहुत टाइम तक कोई इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा हो, जनरली तो महीने या साल भर में, वर्ष भर में आपको इंटरेस्ट देना है, अगर वो कोई दे ही नहीं रहा हो तो क्या, या फिर कोई बहुत लंबे प्रवास पर चला गया हो, ठीक है, तो वो जो है वो भी एग्जैक्टली वो, तो उस केस में भी आप जो है तो आप जो इंटरेस्ट या इवन जो कैपिटल लेते हैं वो उसका डबल भी हो सकता है। एनीवेज अगर आप देखो कि वो समुद्र समुद्र ट्रैवल पे तो ऑलरेडी 20 पड़ा और 100 पड़ा महीने का है, तो इट्स ऑलरेडी ओवर 100% जो आप वर्ष भर में ले रहे हो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चीर प्रवास पे चले गए तो आपके कैपिटल का भी मूल्य का डबल आपको देना होगा। क्या कह रहे हैं जय? एक्चुअली सॉरी, दैट्स फॉर टैक्स, आई मिक्स्ड इट। सो जैसे हाँ स्टॉक्स के ऊपर अगर गेन होता है ना, तो हमारे यहाँ पर ये है कनाडा में एटलीस्ट, कि इफ यू गेट डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसका जो भी है उसका 50% पे दे वुड टैक्स। सो इट्स कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। हाँ। लेकिन इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, इंटरेस्ट है आप हम जो डिस्कस कर रहे हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर टैक्स ले रहे हैं वो लोग। नहीं, पर इसमें इंटरेस्ट, ये तो डिविडेंड्स की बात हो रही है यहाँ पर केवल। हम्म। हम्म। उसमें फिर जिसको मिला है उस पे तो वो इनकम टैक्स अलग होगा, जो इनकम टैक्स का हमने मेरे ख्याल से पिछले राइट। सेक्शन में देखा है। करेक्ट करेक्ट, दिस या इज सो आई जस्ट ऑन मिक्स्ड द इट अप। इंटरेस्ट, हाँ। नो बट या, करेक्ट। सो इट्स द डिविडेंड व्हिच इज बीइंग पेड। कैपिटल हम्म। गेन्स की एग्जैक्टली इस पे अभी बात नहीं हुई है, हम्म। बट वो आई थिंक वो पिछले इसमें जाता है जहाँ पे इनकम टैक्स की बात हुई ना, कि कोई भी हो आप कुछ भी कमाते हो उसका 1/6 वगैरह वगैरह, जो हमने ऑलरेडी राइट। देखा है। दैट कुड बी एनी हम्म। स्ट्रीम ऑफ इनकम दैट यू हैव, उसका आप दोगे। प्लस जब जब हमने घर का देखा था, जब भूमि के सेल की बात आई थी, उसको बेचने की बात आई थी, तभी हमने देखा था कि अगर जो भी खरीद रहा है हम्म। वो उस पे बेचेगा, तो उसमें अगेन इट्स नॉट कैपिटल गेन्स सो टू से, पर जो खरीद रहा है वो कुछ भाग जो है वो टैक्स भरेगा, सो इट्स मोर लाइक अ हम्म। ट्रांजैक्शन टैक्स जो राइट। खरीदने वाला पे करता है। अच्छा, कैपिटल गेन्स इज लाइक 50% इन कनाडा, वाओ, ओके। हाँ, sorry, so 50% of your capital gain will be taxed according to your tax bracket. ओ विल बी टैक्स्ड, अच्छा अच्छा, ओके ओके। Correct. ओके, Correct. सो इट्स नॉट द 50% ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, उसके नहीं नहीं, ऐसा 50% नहीं है। टैक्स करेंगे, अच्छा अच्छा, हाँ, ओके करेक्ट करेक्ट, या। ओके, गॉट इट। फिर अकृत्वा वृद्धिम साधयतो वर्धयतो व मूल्यम व, अच्छा, बेसिकली अभी उसमें कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, जितना इंटरेस्ट नहीं है उससे ज्यादा मांगता है कि अच्छा नहीं नहीं इतना इंटरेस्ट हो गया, सपोज आपको साल भर में जितना देना है उससे वो बोलेगा नहीं नहीं अब तो ज्यादा हो गया, काउंट जानबूझ के परेशान करेगा, या नाक लेने का इंटरेस्ट क्लेम करेगा कि आपने भले ही कुछ लिया ना हो, फिर भी बोलेगा कि नहीं नहीं यू ओव मी मनी, ऐसा कुछ, तो जो भी फ्रॉड करने का प्रयत्न करेगा और उसके लिए साक्षी खड़े कर देगा कि देखो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं, तो इन दैट केस अगर वो झूठे साबित होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें दंड देना होगा, सो दैट इज ऑल्सो देयर। और वो दंड में फिर वो जो साक्षी है ना, हु इज हेल्पिंग, जो सहायता कर रहे हैं ऐसा झूठ फ्रॉड करने में, उसको भी दंड देना होगा। तो 1/3 जो दंड है वो इन लोगों से हु आर हेल्पिंग सच फ्रॉड, जो भी वो क्लेम कर रहा है बंदा कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो यू ओव मी मनी, या तो बढ़ा के बोल रहा है या तो नहीं है उस केस में है ऐसा बोल रहा है, तो उसको दंड देना होगा, और हु इज हेल्पिंग गिव्स 1/3। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी में हो और उन्होंने ऋण लिया हुआ है, या गुरुकुल के लिए लिया हुआ है, या ऐसे किसी कार्य के लिए ऋण लिया है, तो उसमें आप बढ़ाओगे नहीं, तो बेसिकली इट विल बी नो इनकम और नो इंटरेस्ट, आप उनको ऋण दे दो, ये है वो दे दोगे, so they pay you back but there is no वृद्धि, so there is no interest you charge on it, so there are certain
कॉजेज जिसमें वो कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट ना लो, आप बिना इंटरेस्ट के वो करो। अच्छा, अब एक चीज इसमें और इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं मुच्यमानम ऋण ऋणम अप्रतिग्रहणातो द्वादशपणो दंड। सपोज मैंने जय से ऋण लिया है, मैंने ब्याज पे पैसे लिए हैं जय से। अब मैंने जो ब्याज है वो भी भर दिया और मैं पैसे लौटाने के लिए जय के पास आती हूँ, ही सेज नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, तो जय को भी दंड मिलेगा। ठीक है, अनलेस अनलेस जय हैज अ वेरी वैलिड रीजन टू से कि क्यों उसे नहीं चाहिए। और अगर उस केस में वो नहीं चाहिए ये कहते हैं, देन आगे इज कारणापदेशेन निवृत्त वृद्धिम अन्यत्र तिष्ठे। तो वो कहे कि ठीक है, इफ ही सेज या तो उसे दंड मिलेगा कि क्यों भाई, वाई आर यू नॉट टेकिंग इट बैक, या फिर अगर इफ ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू नॉट टेक इट बैक, कुछ भी कारण हो सकता है कि अच्छा अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है रखने की, जो भी कुछ, ठीक है, तो उस केस में वृद्धि जो इंटरेस्ट है वो तो बंद हो जाएगा, फिर वो और इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आई हूं ऋण लौटाने, ही डजंट एक्सेप्ट इट, तो मैं अपने पास रखूं पर उस पर इंटरेस्ट भरती रहूं, वो तो अनफेयर हो गया ना, ऑब्वियसली। सो दे क्लियरली सेड कि ऐसे परिस्थिति में अगर जानबूझ के इंटेंशनली कोई ऐसे कर रहा है कि उनको इंटरेस्ट मिलता रहे और इसीलिए मना कर रहे हैं लेने के लिए, तो उस केस में तो दंड होगा। पर अगर इंटेंशन वैसा नहीं है, कोई सही कारण के से वो ऐसा कर रहे हैं कि वापस नहीं ले रहे, तो उस पर इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। अगेन वेरी कॉमन सेंसिकल, बट यू नो लॉ में ऐसा होता है कि आपको लिखना पड़े। हाँ जय। So this is on after the term is over, या तो फिर foreclosure कोई ऐसा ही करता है, इसके लिए बोल रही है लोग? जब हो गया, जब आपको देना है, आई थिंक इसमें अच्छा, इसमें फोरक्लोजर कोई ऐसा वाला कोई टर्म बात का नहीं कोई है। नहीं हाँ, है। हाँ, ओके। आगे चल के है कि देर आर सम टाइम स्टिपुलेटेड और नॉन टाइम स्टिपुलेटेड लोन्स का हम्म। कुछ कुछ उन्होंने मेंशन किया है, पर इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो इवन अगर पहले भी वो आ रहे हैं देने आपको, तो भी आपको ले हम्म। लेना है बेसिकली जब वो खत्म होता है। तो इसमें दिस इज नॉट मेंशन वेदर इट इज स्पेसिफिक टू अ स्टिपुलेटेड टाइम। ओके। जब भी वो आते हैं देने, तब आपको वो उसे ले लेना है। और आगे वो कहते हैं कि 10 वर्ष तक, अगर 10 वर्ष तक सपोज जय ने मुझे दिया हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है, और 10 वर्ष तक ही डजंट केयर, मैं भी कुछ भरती नहीं हूँ एंड ही ऑल्सो डजंट केयर, ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर 10 years इफ ही सेज कि नहीं नहीं अब मुझको दो मेरा इंटरेस्ट, देन उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। सो यू लूज योर मनी दैट यू गिवन, अगर आप 10 वर्ष तक उससे लो ही नहीं या कुछ उसमें ये ना करो। ठीक है, तो आपको जो लोन दे रहा है उसको भी ये ध्यान रखना है कि अपना वो क्लेम करते रहे जब भी इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, अगर वो 10 वर्ष से कुछ नहीं करेंगे तो बात खत्म। पर अगर वो मांग रहे हैं और मैं नहीं दे रही हूँ, बहुत लंबे टाइम तक मैं नहीं दे रही हूँ, तो वो प्रीवियस क्लॉज अप्लाई होता है कि फिर जो मैंने लोन लिया है उसका डबल विद इंटरेस्ट मुझे देना है, अगर मैं सामने से नहीं देती हूँ एंड ही स्टिल आस्किंग। बट ये 10 वर्ष का जो क्लॉज है वो वापस किसी किसी परिस्थिति में उसको जो एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्शंस उसमें भी है कि किसी किसी केसेस में आप 10 वर्ष के बाद ही क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर व्याधि ऐसी कोई कोई परेशानी में पड़ गया हो, तो उसे ठीक है आप 10 वर्ष तक मुझे ना दो, बाद में दे दो। अगर किसी माइनर के लिए है, ठीक है, अगर माइनर के किसी काम के लिए है और माइनर को वापस लौटाने की बात है, देन यू से नहीं ठीक है, जब वो बड़ा हो जाए तब वो लौटा दे, भले लिया किसी और ने पर उसके ऊपर आया है तो, ठीक है, अगर उसके कारण से लिया है तो, इन दोज केसेस। या आपको पता है कि कोई बहुत लंबे प्रवास पर गए हैं एंड ऑलरेडी अग्री हो चुके हैं आपके साथ कि ठीक है मैं 10 वर्ष के लिए एक्स नंबर ऑफ इयर्स के लिए जा रहा हूं, तो इस टाइम के दौरान इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके बाद होगा। तो अगर ऐसा अग्रीमेंट हो चुका है और बात हो चुकी है, तो फिर जो लोन दे रहे हैं जो क्रेडिटर है वो 10 साल के बाद उनका क्लेम रहता है। बट अगर उसके दौरान उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं है, तो 10 साल के बाद वो क्लेम चला जाता है। तो बेसिकली ये है कि आप अगर लोन दे रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ध्यान रखना वो लोन का इंटरेस्ट वापस लेना। ये जो जी हाँ। नहीं लेते हैं तो देन यू आर एट, नहीं लेने वाला इज एट फॉल्ट। आई थिंक आई सी अ फ्यू रीजंस हियर। एक तो ये है कि वो कभी ना कभी अननेसेसरी फेवर मांग सकता है ना, कि मैंने तुझे Fair माफ enough. किया था, इट कैन कम इनटू दैट डिस्प्यूट। दूसरा, आज मेरे पास है, मैं दे रही हूँ, आपने मना किया, कल मेरी परिस्थिति बदल जाए, मैंने कहीं एक इन्वेस्ट कुछ कर दिया, देन यू कम बैक एंड से, तो यू आर कंफ्यूजिंग मी, और फिर मैं नहीं दे पाऊंगी, तो देन आई विल बी एट फॉल्ट। तो लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट, कि सामने वाले की जब परिस्थिति ठीक है और दे रहा है तब तुम ले लो,
बिकॉज कुछ ना कुछ है तो फिश ही उसमें वो होगा ना, इंटेंट होगा, करेक्ट। इट कैन लेटर ऑन बिकम अ प्रॉब्लम, इसलिए। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। एंड दूसरी बात यही है ना कि आप दे रहे हो तो यू हैव टू ओन इट एज वेल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो ओनरशिप ऑफ टेकिंग इट बैक आल्सो हैज टू बी योर्स। सो नाउ यू आर राइट, स्पेशली ऑन दिस पार्ट जो आपने पहले कहा ना कि शुरुआत में कुछ नहीं किया मेरी जब ये थी, एंड फिर अचानक से आके ले लिया, स्पेशली द पार्ट ऑन फेवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कुड वर्क आउट दैट वे। अभा जी, आप मुंबई, आप भारत में है बाय एनी चांस या यूएस यूके में ही है? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लगा? नहीं नहीं, मुझे बस अचानक लगा जैसे आप आने वाले थे, यू वर मेंशनिंग समथिंग ना। फ्रोजन। कैन यू गाइस हियर मी? नाउ आई कैन, फॉर अ व्हाइल यू वर फ्रोजन। अच्छा। नहीं, मैं यूके में ही हूँ, क्यों, ऐसा क्यों लगा? नहीं, मुझे अचानक याद आया कि आपने कहा था कि आप आने वाले हैं, इसलिए। नहीं ना, ओके। नो, नॉट नॉट दिस ईयर, अभी लक नहीं है, नेक्स्ट अच्छा, ईयर ओके। होपफुली मिलते हैं आपसे और साईं दीपक से, सबसे एक साथ। होपफुली। जी जी जी। आई कीप सेइंग यू कम। यूके वीजा देने में इतना परेशानी करता है, बट लेट्स सी। मेरी एक फ्रेंड का विवाह है अप्रैल में, तो लेट्स सी, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बट मे बी। ओके, फिर आगे चल के, हाँ ये हो गया। अच्छा, अब कोई लोन लेता है और वो गुजर जाए, तो फिर उसका किस पर आएगा? हु इज लायबल फॉर पेइंग दैट लोन? सो चाणक्य से, प्रेतस्य पुत्राः कुसीदम दद्युः। प्रेत, प्रेत मतलब जो मर गए, उसका लायबिलिटी है वो उनके बच्चों पे होगा, वो देने के लिए। बट बच्चों पे नहीं, देयर आर अदर्स एज वेल। सो ही सेज, दायदा वा रिक्तहराः सह ग्राहिणः प्रतिभुवो वा, कि अ, जो अपने पुत्र है वो, या फिर वो सारे लोग, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस में देखा था कि इनहेरिटेंस जो है वो अपने पुत्रों को भी मिलता है, एंड इन मेनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड पुत्र फैमिली को सबको मिलता है ना। तो जिनको जिनको इनहेरिटेंस मिला है, whoever are eligible to get the person's inheritance, उनपे सब पे लायबिलिटी आएगी ये चुकाने की भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनहेरिटेंस उनका ले रहे हो तो उनका लायबिलिटीज भी आपको लेना है। एसेट्स ले रहे हो तो लायबिलिटी का भी आप पर ओनरशिप आएगा ही आएगा। या फिर सग्राहीण, अगर एक साथ लोगों ने लोन लिया हो, सपोज एज अ गिल्ड, ऐसे ग्रुप किसी ने लोन लिया हो किसी एंटरप्राइज के लिए, उसमें 3-4 पार्टनर्स वगैरह हो, तो उन सब का लायबिलिटी है। फिर उसमें से एक मर जाए तो ऐसा नहीं कि भाई उसका भाग छूट गया, नहीं, देन जो बाकी उनके पार्टनर्स थे, दे विल बी लायबल टू एंश्योर दैट दैट इज पेड बैक, बिकॉज दैट हैज बीन टेकन एज अ ग्रुप। इसलिए सहग्राहीण, एक साथ जिन्होंने लिया हुआ है वो लोग। ठीक है। फिर पर अगर माइनर है उसमें, देन माइनर पे वो बोझा नहीं आएगा। दैट इज व्हाट आल्सो दे आर सेइंग, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। न प्रतिभाव्यम अन्य असारम बाल प्रातिभाव्यम, कि अगर एटलीस्ट जब तक माइनर है तब तक तो उसकी लायबिलिटी नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इफ ही ग्रोज अप, व्हेन द पर्सन ग्रोज अप, मे बी तब तो होता ही होगा। फिर इसमें असंख्यात देश कालम और संख्यात देश कालम, इसकी बात आती है, जो जय कह रहे हैं ना कि स्टिपुलेटेड अनस्टिपुलेटेड, बट ही सेइंग कि स्टिपुलेटेड या अनस्टिपुलेटेड जो भी हो, लाइबिलिटी तो बच्चों पे आती ही आती है। तो अगर इफ ही डाइज इवन बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम, तो भी जो भी बच्चे हैं उनके, या जो भी उनके सक्सेसर्स होंगे, उन पर वो लायबिलिटी आती है। फिर ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया तो नहीं देना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी ब्याज लिया है, यू हैव टू गिव इट बैक, डजंट मैटर इफ यू आर अलाइव और डेड, हुएवर इज योर सक्सेसर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हाँ, और उसमें अगर एक मनुष्य ने 2-3 या अलग अलग सोर्सेज से ये लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उसमें क्या है, तत्र अपि ग्रहितान अनुपूर्य राज श्रोत्रिय द्रव्यम व पूर्वम प्रतिपादे। अगर राजा से लोन लिया है तो सबसे पहला लोन चुकाना राजा का होगा। उसके बाद श्रोत्रिय, अगर कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण जो वेद पाठ वगैरह कराते हैं, ऐसे ब्राह्मण से लोन लिया है तो उनको चुकाना है, बाकी सबका उसके बाद। तो उसमें भी जब वो कहते हैं ना कि जब बैंकक्रप्ट हो जाते हो, तो बैंकक्रप्ट जब होते हैं तभी भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है।
कि किसको कितना मिलता है, आपको सर्टेन इसमें उनका चुकाना होता है, फिर आते 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 फिर जो इंडिविजुअल्स को लोअर प्रायोरिटी होता है, बैंकक्रप्ट होता है, तभी भी इट्स नॉट इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि पहले आपको राजा का और वो जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है उनका चुका देना है, उसके बाद बाकी सबका नंबर आता है। जो डिफॉल्ट केस हो उसमें भी कई बार होता है ना, जब वो लोग एसेट्स बेचते हैं, तो द प्रायोरिटी ऑर्डर इज वेरी क्लियर इन दैट केस। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं पेज नंबर 284 पर ही, दंपत्योः पिता पुत्रयोः भ्रातृणाम च अविभक्तानाम अनडिवाइडेड, कि दंपति अगर पति पत्नी के बीच या पिता पुत्र के बीच या अनडिवाइडेड फैमिली के बीच, अनडिवाइडेड जब तक प्रॉपर्टी आपका जो इनहेरिटेंस है, पैतृक जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, आप एक साथ रह रहे हो, डिवीजन नहीं हुआ है, परस्पर कृतम ऋणम असाध्यम, अगर एक दूसरे के बीच उनका कुछ लेना देना हुआ है तो वो आप लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके बीच कुछ भी हो। अगर पति पत्नी के बीच कुछ लेना देना हुआ है तो पति कांट सू द पत्नी कि अरे मैंने उससे पैसे दिए थे अब वापस दे दो, नहीं, बिकॉज दिस इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, ये फैमिली के अंदर हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट इसका कुछ नहीं हुआ है, तो असाध्यम, तो उस केस में आप उसे कोर्ट पे नहीं ले जा सकते, वो आपको अंदर ही अंदर निपटाना है। अगर पिता पुत्र के बीच हुआ है या पति पत्नी के बीच हुआ है वगैरह, बिकॉज उसका प्रूफ क्या है, साक्षी भी कौन होगा इसमें, है ना, अगर साक्षी है तब तो ठीक है, बट अंदरों अंदर जो भी लेन देन हुआ है, तो इन दैट केस द कोर्ट डजंट गेट इन्वॉल्व। फिर अग्राह्य कर्म कालेशु कर्षका राजपुत्र च, कि कर्षक मतलब खेती जो करते हैं, या और राजपुरुषा मतलब जो रॉयल सर्विस में है, जो राजा की सर्विस में, इनको आप जब वो काम कर रहे हो उस समय आप इंटरेस्ट के लिए पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। जैसे आज भी है ना, जो एमएलए एमपीज जो होते हैं उनको सर्टेन ये मिलता है, एग्जेम्पशंस मिलता है, जब हाउस काम हुए, लोकसभा राज्यसभा वगैरह चल रहे हो या वो मिनिस्टर बन गए हो, तो फिर उनपे कुछ भी ये लगे आप उनको ऐसे ही पकड़ के नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपको और परमिशन चाहिए वगैरह वगैरह, है ना, तो वो कुछ प्रोटेक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इसमें भी अगर काम का समय हो फार्मर्स का, बिकॉज खेती अत्यंत महत्वपूर्ण था तब, तो जब उनके काम का समय हो तब उनका काम का समय वेस्ट कर कर आप उनको पैसा मांगने जाओ और उनको पकड़ लो, ये आप नहीं कर सकते। बेसिकली जो आप पैसे मांगने जाते हो वो उस समय आप नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड जाना है, स्पेशली जो राज्य की सर्विस में जो लोग हो और जो खेती के लिए हो। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट टू से कि उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते, ये केवल इतना कह रहे हैं कि उस समय आप उनसे रिकवर करने नहीं जा सकते, उस समय रिकवरी आप कर सकते हो, उनको कोर्ट में भी ले जा सकते हो, बट नॉट ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम, केवल इतना है। तो हमारे जो एमपी एमएलए है उनको तो पकड़ ही नहीं सकते, एक बार वो एमपी एमएलए को वाले इसमें आ गए, वैसा ये नहीं है। फिर स्त्री च अप्रतिश्राविणी पति कृतम ऋणम अन्यत्र गोपालकात् सितिकेभ्यः, अगर पति ने ऋण लिया है और पत्नी को इस विषय में कुछ नहीं मालूम या पत्नी को पूछ के नहीं लिया है, ठीक है, मोस्टली तो जनरली उस समय तो कोई पूछ के तो नहीं लेते होंगे, तो अगर पति ने ऋण लिया है तो उसकी लाइबिलिटी उसके बच्चों पर तो है पर पत्नी पर नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, it says the patni is not liable for the run that is being taken by the pati, except in the case जो गोपालन करते हैं या खेती करते हैं, क्योंकि उस केस में कैसा है कि बेसिकली आपको कुछ काम करके पैसे, आपका काम क्या है कि गोपालन करना है, जो स्त्रियां भी करती थी, खेती करना है, उसमें भी स्त्रियां इन्वॉल्व होती थी, तो उस केस में आधा ऋण लौटाने का लाइबिलिटी पत्नी पर भी है, बट मोस्ट अदर केसेस पत्नी पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। But the other case is the other way around is not true. तो अगर पत्नी ने लिया है लोन, जैसे उसमें आता है पतिस्तु ग्राह्य, ऐसा है कि अगर पत्नी ने लोन लिया है तो उसकी लायबिलिटी पति पे अवश्य आती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि किस केस में पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि पत्नी का ध्यान रखे, उसका भरण पोषण वो करे, तो अगर पत्नी को लोन लेना पड़ रहा है तो उसका अर्थ पति उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, इसलिए देयर इज अ लायबिलिटी ऑन द पति। एंड इट सेज स्पेशली अगर वो बाहर चला गया हो, तो जनरली तो ये परिस्थिति कब आएगी, या तो वो निकम्मा हो, कुछ कर नहीं रहा हो, या फिर वो बाहर चला गया हो, कहीं तो विदेश में चला गया हो, और विदेश चला गया है एंड ही इज नॉट इंश्योर्ड, ही इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर हिज वाइफ एंड बच्चा,
तो और अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर उसे दंड भी मिलेगा, एंड ऑब्वियसली ही विल बी लायबल कि जो ये लोग ने लोन लिया उसकी भरपाई करे, उसकी लायबिलिटी अवश्य होगी। बिकॉज द एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्लियर कि भरण पोषण जो है वो तो भरता, इसीलिए उनको कहा भरता जाता है, जो भरण पोषण जो गृहस्थ है वो अपने घर वालों का करेगा। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर जैसे इट कैन बी मिसयूज, ऑफ कोर्स इट कैन बी मिसयूज, और आज की परिस्थिति में तो अवश्य मिसयूज होगा। आज जिस तरीके से है तो अवश्य मिसयूज होगा। बट उस परिस्थिति में, क्योंकि इतनी लड़कियां बाहर जाके इतनी एक्टिवली काम नहीं करती थी ना, जो भी होता था वो भी फैमिली प्रोफेशन होता था, तो उस केस में तो इट वाज वेरी क्लियर कि लाइबिलिटी है। आई डोंट नो आज कैसा है, आज अगर फैमिली पे तो लाइबिलिटी आती है ना, आई थिंक आज तो अगर पति भी लोन लेते हैं तो आई थिंक फैमिली की लाइबिलिटी है, तो आई थिंक पत्नी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेइंग। आई डोंट नो, ये देखना चाहिए यहाँ पे क्या नहीं नहीं, रूल है। आज in the current scenario there is nothing like husband and wife. It is just on the name of the person who is salaried. Different है. अच्छा, there is no HUF करके कुछ नहीं है. It is नहीं on the रे, person who is salaried. बट अगर जो EMI बिजनेस है पे तो करने वाला है. हाँ। हाँ, business is different. Business is different. So I'm talking about purely home loans and any other loans which you are taking. But हाँ, business loans में भी अगर बिजनेस किस टाइप का है, अगर पार्टनरशिप का है या आपका अच्छा, पब्लिक है, उस पे भी डिफर करेगा ये. बट आई डोंट थिंक इट इज रिलेटिव टू हस्बैंड एंड वाइफ पर से विच यू आर टेलिंग राइट नाउ. जो हस्बैंड एंड वाइफ अच्छा, वाला रिलेशन में आप जो बोल रहे हो ना, वैसा आई डोंट थिंक इट इज देयर इन द करंट सिनेरियो अनलेस एंड until I don't know. Maybe I don't know. I might be wrong, मतलब अगर but I अभी I need सपोज to कोई check. घर के लिए ईएमआई ले रहा है, ठीक है, एंड इट इज ऑन अ हाँ सिंगल तो नेम, तो अगर या वो डिफॉल्ट करे तो उसकी लायबिलिटी किसी और पे नहीं है, या उनका देहांत हो जाए तो कोई और लायबल नहीं है उस पे, is it? no. That is, see, either you are only liable, or the assets which you have shown on the person's name, that is हाँ, liable. So जिसके नाम पे है उसी के assets you have to showcase, and that is what अच्छा, is getting taken back by the bank if अच्छा, in case ओके, you are not filling the loan. But वो गॉट इट, husband wife पे जाता है, ऐसा कुछ नहीं है as far अच्छा, as I know. गॉट इट। तो मतलब वाइफ की Yeah. प्रॉपर्टी ले लेंगे ऐसा नहीं है, जो जो नहीं, दिखाया ऐसा कुछ है भी नहीं है. या उसके अंडर जो भी Yeah, एसेट्स आएंगे उस बंदे के नाम पर right, तो ही है। हाँ, correct. ठीक है, ठीक है। Whoever it could be the wife as well or the हम्म, husband as well. So जिसका भी दे रहे हैं उसी का है, वैसा है. गॉट I इट। don't know. I think there are a couple of hands raised. जी पूनम जी। जी, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यूएसए में रहा है, वी हैड बॉट अ कार व्हिच वाज इन माय हस्बैंड्स नेम, एंड उन लोग ने, जब हम लोग ने कार खरीदी तो उन्होंने बोला अगर आप छोटा सा पेमेंट एक्स्ट्रा करके एवरी मंथ जो आप ईएमआई देते हैं उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो तो यू विल गेट एन इंश्योरेंस कि इफ द मैन डाइज आफ्टर 3 months तो इट विल बी वेव्ड ऑफ। हम लोग ने अच्छा, ले लिया। माय हस्बैंड डाइज 92 days लेटर, 90 days पर वो तक था, 92nd day my husband died. अरे बाप रे, So ओके। the net result was, I mean things happen, what can I say, but they not, अच्छा हमने क्या किया था, जो इंस्टॉलमेंट पे करनी थी I had sent it earlier before he died but it was due later. मैंने कहा अभी पैसे हाथ में है तो दे देते हैं, बाद में भी भेजना है. So when I sent the death certificate कि ऐसा ऐसा हुआ है, they sent back that payment. जो हमने अर्ली पेमेंट करी थी वो भी वापस भेजा और $5,000 और दिया. हमने कहा ये क्या है, बोले वो जो तुमने खरीदा था दैट वाज कॉल्ड, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट इट वाज कॉल्ड, आई थिंक गैप इंश्योरेंस बोलते थे उसको. तो उसके ऊपर से बोले दैट गैप इंश्योरेंस इंक्लूड्स दिस इंश्योरेंस. अच्छा, सो आई गॉट द कार फॉर फ्री एंड ऑफ कोर्स आई गॉट द मनी. वाओ, तो ओके। ऐसा अभी भी, दिस हैपेंड लॉन्ग अगो, बट ऐसा अभी भी कुछ ना कुछ जरूर होगा. इट इज नॉट पॉसिबल दैट सच अरेंजमेंट्स आर नॉट मेड. पर पूनम जी इस केस में फिर जो नाम आपके नाम पर हो गया वो, नहीं, उसको हमने फिर, जब हमें हमें उतना दिमाग ही नहीं था, बिकॉज आई वाज सो अपसेट दोस डेज. So when it came to the insurance, my insurance laughed and I didn't pay attention. When I went to get the insurance done, उन्होंने कहा you have to get the car transferred to your name. So I
I went back to the funeral home कि भैया मैं करें क्या. So they said कि ये डेथ सर्टिफिकेट लेकर आप जो सिटी का ऑफिस है वहां पर जाओ, काउंटी के ऑफिस. तो हम काउंटी के ऑफिस में गए, उन्होंने कहा एक पेपर दिया, इसको फिल करो, एंड विद इन 2 hours they gave me दे ट्रांसफर्ड द ओनरशिप. अच्छा, ओके. और दिस वाज आफ्टरवर्ड, तो मतलब वो एसेट That जो is है वो called, तो I आपको don't know, इंश्योरेंस उसका आपने भी लिया एक था. खास हाँ. नाम उसको उसका एक पी से नाम होता है, हमें याद नहीं आ रहा है. बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एज लॉन्ग एज आई हैड दैट कार, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था. हाँ, बट दैट इज द इंश्योरेंस का पार्ट ना, दैट इज वेयर इंश्योरेंस हाँ, हेल्प्स. तो the हाँ. car was transferred only when I went. एस्टेट में जाना पड़ता था, हाँ. एस्टेट ऑफिस को जाके you just give them the death certificate. Got it, got it. तो एक्चुअली और प्रदीप death जी, गोइंग बैक certificate, टू दिस एग्जांपल, अगर किसी ने ईएमआई पे घर लिया है उनके नाम पर, एंड इफ ही passes away, तो वो जो घर है उसका ईएमआई का लायबिलिटी, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन somebody else's name. Yeah, yeah, फिर yeah, उस yeah. पे हाँ. Correct. तो मैंने yeah. So I just responded. So similarly, I also have taken an insurance similar to the same which Poonam ji said. I have also taken an insurance. अगर if I die, then my house will be named on my person nominee, so which is my wife's name, हाँ. and I no longer need to pay the EMI anymore. So that is insurance. वो हाँ. insurance में आता है that again it is nominee could be anyone. It हम्म. could be my mother or anyone else as well, but whoever is the nominee उसके नाम पे वो घर हो जाता है. पर सपोज आपने नॉमिनी तो दिया है, ठीक है, और ये इंश्योरेंस नहीं लिया, तो इंश्योरेंस निकाल दो, तो हाँ, फिर then जो then they नॉमिनी will है they will take it back. They will take it back. दे, Then the house is no longer on my name. It will be going एंड after इट the वोंट bank. इवन गो टू द नॉमिनी और एनीबडी अनलेस. नहीं वो नहीं अच्छा, होता. ओके. या ओके. unless until repaid. So या तो वो EMI कंटिन्यू होगा या तो फिर वो डिसीजन होगा हाँ, कि दैट्स how व्हाट. will सो it इफ दे work. अग्री टू पे ईएमआई, तो फिर उनके नाम पे हो जाएगा, नहीं तो दे टेक इट Yes, बैक, और जो पहले का ईएमआई yes. दिया है वो तो गोज वेस्ट है ना, उसका कुछ नहीं हाँ. होता. Right, that's right. गॉट इट. Typical हाँ जी. process होगा वो. चलो. I had a very similar input कि जितने भी loans, at least बड़े वाले loans हैं, they अगर आप कोई नेशनल बैंक से लेते हैं, so they are mandated to be insured. एंड जो भी अगर प्राइवेट लेंडर से आप लेते हो तो मे बी उनका इंश्योरेंस नहीं होगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है. सो सिमिलरली आप बिजनेस के लिए बता रहे थे ना, सो बिजनेस के केस में ये हो रहा है कि जब कोई, अगेन इट डिपेंड्स कि बिजनेस कैसे फॉर्म हुआ है. अगर कॉर्पोरेशन है वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सब केस में डिफरेंट लॉ अप्लाई होते हैं. लेकिन अगर कॉर्पोरेशन है, लेट्स से पार्टनरशिप है, तो whoever the director is, उनके जो भी nominees है ना, they become liable for paying off this loan. ओके. And अगर nominee नहीं है, तो then it becomes the corporation decision. जो भी बाकी के directors है, they have to decide it amongst themselves. And उनको साथ साथ में equity भी मिल जाएगी, जो भी demise जिसका हो गया उसकी. That's how it works, at least in गॉट Canada इट. again. गॉट इट. सो दिस इज नॉट लाइक, इसमें कैसा है कि डायरेक्ट वो बच्चों पे आएगा, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट नहीं, लाइक ऐसा नहीं है. बच्चे आर नेचुरली डायरेक्टली लायबल या इनहेरिटेंस. तो अगेन इनहेरिटेंस के लिए जो लायबल है वो लायबिलिटी की लायबल नहीं है, तो ये तो अलग हो गया अभी, है ना. ये नॉमिनेटेड है ना, सो यू हैव एक्सप्लिसिटली सेड कि मेरे बाद में इसको मिलना चाहिए. सो you cannot say it's an inheritance in a way. It's like नहीं, will बट ये will हो गया नॉमिनी है. मैं ये पूछ रही हूँ कि सपोज किसी ने लोन लिए हैं बहुत सारे, कोई भी कारण से, एंड ही इज द मैन ऑफ द फैमिली, राइट. ठीक है, उसने लोन लिया है एंड ही पासेस अवे, बट ही हैज सम एसेट्स, तो वो तो जो उनके बच्चे हैं उनको तो दे हैव एक्सेस टू दैट एसेट, है ना, वो तो इनहेरिट हो जाएगा डायरेक्टली. नहीं, so that's a very good point. So वो लोग बोलते हैं कि अगर आप लोन भी ले रहे हो, so that might be secured loan versus unsecured loan. So इंश्योरेंस के अलावा you are giving a security कि अगर कुछ हो गया तो जैसे प्रदीप जी ने बताया ना कि अगर घर के ऊपर लोन है और घर के ऊपर लोन का इंश्योरेंस नहीं है, तो पूरा घर बैंक ले जाएगी. तो मतलब वो सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में. हाँ, अच्छा, वो आपने जो सिक्योरिटी तभी दिया हुआ है जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिला है, बट Correct. प्राइवेट इंटरेक्शंस में ये तो बैंक के थ्रू है, राइट. तो उसमें तो उन्होंने कुछ तो लिखा होगा ना, उसमें कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट में ही होता होगा. सो दैट बिकम्स या कॉन्ट्रैक्चुअल. हाँ. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है तो फिर होगा. गॉट इट. ठीक है. रोहित, यू वांटेड टू से समथिंग? Yeah, a few days ago, I had read an article about a couple in US who got divorced because the husband's medical bills were piling up. So the couple, very much in love, they just separated.
so that he could, because in spite of his deteriorating health conditions, he could give something to his wife and it won't be taken away from her in case he passes away. So I'll share that article in the group. इंटरेस्टिंग. दैट रिमाइंड्स मी, ये लोग ये कहते हैं कि ये जो बिल और मेलिंडा गेट्स का जो डिवोर्स हुआ है ना, दे से दिस का इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इट. ऐसा कुछ इसमें भी है, मैंने पढ़ा था ना. इट कुड जस्ट बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट दे से कि वो उन दोनों का लायबिलिटी, मतलब अगर ऐसा कुछ होता, वन ऑफ देम को कुछ हो जाता है तो दूसरे वाले को बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा. लाइफ समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट उसके बारे में भी ऐसा कुछ सोचा था मैंने, इसलिए दे डिसाइडेड टू सेपरेट, ताकि उनका या Actually, तो I have एक्चुअली seen समथिंग टू this. टैक्स लायबिलिटी, ऐसे कुछ तो है वो. Actually, I've seen this in criminal cases also. So in US, there's a guy who has been accused of a lot of molestation cases. He divorces his wife and hands over all his cars and mansion to her. And so just in case lawsuits are by, they cannot touch those properties, basically. And he just Oh, roams wow. around. Yeah. Interesting. जी पूनम जी. वैसे ये चीज इंडिया में भी होती है, Oh, because I'm I sure, know हाँ. I know of a divorce case जहाँ पे the parents disinherited the son so that he does not have to pay the alimony that was being asked. वो 3-4 करोड़ alimony मांग रही थी. तो and even one of my very very close relative, उसके साथ भी यही हुआ था. खैर उसका थोड़ा सा केस अलग था, उसने शादी के 4 दिन के बाद ही डिवोर्स मांगना शुरू कर दिया था, and she wanted 2 crores and half the salary for life and half the property. Of course that got thrown out Wow. because it was a fake case. I mean, people have started making a business out of this, और कुछ नहीं. एक्चुअली ये आप सही कह रहे हो, इसमें ये कई बार होता है, बिकॉज वो जो डिवोर्स केसेस में स्पेशली वो डाउरी वाउरी का ये जब आ जाता है और वो जो एलिमनी मांगते हैं, उसमें वो पति के इनहेरिटेंस को भी इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए वो ये कर देते हैं उनको, कि डिसोन कर देते हैं, ताकि वो उसमें फिर पंगा ना हो. ये मैंने भी सुना है, ऐसा ये Because होता this है. happened to my real nephew. So I put him in Oh. touch with the guy who was the first victim. अब वो 2 साल की जेल काट के आ गया, उसको कुछ मिल नहीं रहा है. So now he's consulting, guiding the Oh. people through this. So I was in India those days and I got in touch with him. I said, देखो, but it is really becoming a nuisance. That's all. ओके, फिर आगे पढ़ते हैं. ये तो हो गया. फिर इसमें थोड़ा सा है कि कौन विटनेस हो सकता है. तो विटनेस जैसे यू शुड हैव 3 विटनेसेस, जो दोनों साइड को अग्रीड हो. अगर 3 ना हो तो 2 से भी काम चल जाएगा. मिनिमम 3, बट ना हो तो 2 से भी काम चल जाएगा. इफ दोनों विटनेसेस आर अग्रीड, दोनों जन के बीच बोथ साइड्स अग्री, पर एक विटनेस के काम से नहीं चलेगा, विच मेक सेंस. फिर और क्या, हाँ, फिर आगे वो कहते हैं कि कौन कौन विटनेस नहीं बन सकता है, कि आप साक्षी के तौर पे किसे नहीं ला सकते हो, कि ऑब्वियसली जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं वो आपके साक्षी नहीं बन सकते. तो कौन, तो चाणक्य से प्रतिषिद्धा मतलब नॉट अलाउड, फॉरबिडन, जो भी आपको हो. कौन? स्याल मतलब जो साला है आपका साला साक्षी नहीं बन सकता. सहाय बद्ध धनिक धारणिक वैरी अन्यंग धृत दंड. बेसिकली जो आपका साला हो या आपके सहायक हो, आपके साथ काम वाम करते हो, आपके पार्टनर्स हो, जो स्वयं इन्वॉल्व हो, लेंडर डेटर पार्टीज जो स्वयं इन्वॉल्व हो, आपके कोई एनिमी हो, नॉन एनिमी हो, ठीक है, ऑब्वियसली, या कोई क्रिमिनल हो जिसको पकड़ा हुआ, तो ये सारे लोग साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है दोनों साइड के लिए, तो इसलिए ये साक्षी नहीं हो सकते. इसके अलावा कुछ कुछ लोग जो है ना, वो सारे इसमें साक्षी नहीं हो सकते. कुछ अपने, अगर उनसे रिलेटेड, उनकी कैटेगरी से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें वो साक्षी हो सकते हैं. जैसे राजा कैन नॉट बिकम अ साक्षी फॉर मोस्ट, एक्सेप्ट ऐसा कोई राजा से रिलेटेड केस हो या ऐसा कुछ हो, ठीक है. श्रोत्रिय ब्राह्मण, उनको आप इसमें बीच में नहीं घसीट सकते. ग्राम भृत कुष्टिक वृणिन, बेसिकली जो फिजिकली डिसेबल्ड हो. पतित चांडाल, जो ऑलरेडी आउटकास्ट जैसे हो चुके हो, वगैरह वगैरह. अंध बधिर एक्सेट्रा. स्त्री राजपुरुष, जो रॉयल एम्प्लॉयज हो, स्त्री वगैरह, इनको आप
सो दे आर नॉट प्रतिषिद्ध। प्रतिषिद्ध कौन है? जो आपके रिलेशन में है। इनको आप स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही बना सकते हो। उसमें क्या लिखा है? स्त्री राज पुरुष अन्यत्र स्ववर्गेभ्यः, उनसे रिलेटेड कुछ हो तो ही, उनकी कैटेगरी में कुछ हो तो ही आप उनको बना सकते हो। रैंडमली उठा के उनको आप साक्षी नहीं बना सकते। कैसे केसेस में? जो ये लेन देन वाले केसेस है। पर आगे वो बता रहे हैं कि पारुष्य स्तेय संग्रहणेषु तु वैर्यस्य वैरीस्याल सहाज वर्जः, कि पारुष्य अगर क्रूएल्टी से रिलेटेड, मारधाड़ कोई किसी के साथ कर रहा है, ठीक है, क्रूएल्टी से रिलेटेड है, चोरी से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह, इन सब से रिलेटेड है, उसमें जो साला है या दुश्मन है, इनको छोड़कर कोई भी बन सकता है। एनीबडी कैन बी अ विटनेस इन केसेस में। अगर क्रूएलिटी से रिलेटेड है, चोरी से रिलेटेड है, उसमें भी जो दोनों साइड का जो कन्विक्ट कर रहा है, जो और जो प्लांटिफ है, दोनों के जो साले या दुश्मन, ये इस केस में नहीं हो सकते। ऑल्सो कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस रिलेटेड हो तो उसमें जो भी हो, उसमें केवल एक विटनेस हो, फिर वो कोई भी हो, वो सब जो भी विटनेस हो, स्त्री पुरुष कुछ भी, वो सब चलेगी उसमें। ठीक है। सो बेसिकली सर्टेन पीपल, वही ना, वेस्टेड इंटरेस्ट किसका हो सकता है वो देख के आप उनको साला नहीं बना सकते। फिर वो और क्या कह रहे हैं कि कौन से साक्षी मान सकते हैं, कि जैसे स्वामी नः भृत्य, अगर किसी का सेवक हो, किसी के घर कोई काम कर रहा हो, तो उसका जो स्वामी है, जो उसके एम्प्लॉयर है, वो उनका साक्षी वैलिड होगा। ठीक है। सहायकों का नहीं होगा, बट एम्प्लॉयर का साक्षी वैलिड होगा, बिकॉज एम्प्लॉयर जो है वो अपना नाम खराब होने नहीं देंगे ना ऐसे किसी केस में, वो लोग ओनरशिप सोच समझ के लेंगे। सिमिलरली जो गुरु है वो अपने शिष्यों का ओनरशिप ले सकते हैं और उनके लिए साक्षी दे सकते हैं। माता पिता जो है वो पुत्र के लिए साक्षी दे सकते हैं। साला वगैरह नहीं दे सकते, पर माता पिता दे सकते हैं। ठीक है। च अनिग्रहेण साक्ष्यम कुर्यु तेषाम इतर, बेसिकली ये लोग कर सकते हैं साक्षी, और इनके बीच हो तो ठीक है, उसमें कुछ कुछ है। अच्छा, अब साक्षी, हम जैसे हम कहते हैं ना कि हम गीता पे आजकल जब भी जब ये होता है तो हम ओथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं, तो हम आजकल तो हमारे यहाँ गीता पे लेते हैं, या जो भी धर्म आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से। जो धर्म नहीं फॉलो करते वो कॉन्स्टिट्यूशन पे लेते हैं आजकल। तो उसके लिए क्या था, आप किस पर साक्षी मानकर आप कहते हो कि मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा? तो वो कह रहे हैं 3 चीज। ब्राह्मण उदक कुंभ अग्नि काशे साक्षिणः प्रगृह्णीयात्। कोई ब्राह्मण हो वहां पर, उदक कुंभ, भरा हुआ, पानी से भरा हुआ कुंभ, और अग्नि, अग्नि तो हम जानते हैं, है ना, अग्नि को तो साक्षी मानते ही है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है, अग्नि हमारी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाने के बीच, हमारे बीच का वो तंतु है, वो वाहक है हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक लेने के लिए। इसीलिए जो यज्ञ होता है उसमें अग्नि होती है ना, अग्नि को हम स्वाहा अग्नि में करते हैं ताकि वो ऊपर तक पहुंचाए, और अग्नि को शुद्ध माना जाता है, इसलिए अग्नि को। और ऐसा है कि अग्नि जो है वो हमारे कर्म वर्ण सारा देखती है, तो बेसिकली इसलिए अग्नि की साक्षी बहुत ही, ये कहा जाता है कि अग्नि को मांग के आप झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए जो विवाह के बंधन होते हैं उसमें भी अग्नि के अगेंस्ट फेरे किए जाते हैं। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो है अग्नि मिड़े पुरोहित, बेसिकली वो भी अग्नि से शुरू होता है। तो दैट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट, इफ आई मे, साक्षी जो जिसको माना जाता है। तो ब्राह्मण, उदक कुंभ, या पानी का कुंभ, या अग्नि, मेरे ख्याल से तीनों, या नहीं, इनके सामने सत्य बोलने की प्लेज ली जाती है, और सबके लिए अलग अलग। तो वो कहते हैं कि तत्र ब्राह्मणाम ब्रूयात सत्यम ब्रूहीति। तो आप ब्राह्मण को बोलोगे कि आप सत्य बोलो, इनको साक्षी लेके आप सत्य बोलो, इनको इतना ही कहा जाएगा। जो राजन्य वैश्य, जो राजा और वैश्य, जो क्षत्रिय और वैश्य है, उनको आप क्या कहोगे? तव इष्ट पूर्त फलम कपाल हस्तम शत्रु बलम भिक्षार्थी गच्छेति, कि आप तो इष्ट पूर्ति के लिए जो भी कुछ काम वाम करो उसका कुछ आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय वगैरह बहुत सारे धर्मशाला बनाएंगे, ये वो व्हाटएवर, आपकी इष्ट पूर्ति होगी, वो इष्ट पूर्ति भी नहीं होगी, उसका कुछ पुण्य भी आपको नहीं मिलेगा। और कपाल हस्त शत्रु बलम भिक्षार्थे, आपको भिक्षा मांगने आपके शत्रुओं में जाना पड़ेगा। लाइक व्हाट कैन बी वर्स देन दैट?
तो अगर आप सत्य इनके सामने साक्षी मानकर सत्य नहीं बोलोगे तो ये आपकी परिस्थिति होगी, इसलिए सत्य बोलो। शूद्र को आप कहोगे कि जन्मांतर में आपकी जो भी पुण्य है ना, वो सारा पुण्य का फल है वो राजा को मिल जाएगा अगर आप सत्य नहीं बोलोगे। फिर इन सबको आप कहोगे कि और क्या होगा, एक तो आपको दुश्मनों के बीच भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, आप उनके भिखारी बन के जाओगे, या आपको पाप लगेगा, या बेसिकली आपका सारा पुण्य चला जाएगा। फिर राजा जो है उसका किल्बिश, उसके जो पाप है वो आपको मिल जाएंगे अगर आप सत्य नहीं बोलोगे तो। इन सबको साक्षी मान के हाँ, और बेसिकली हम वैसे भी पंचादपि ज्ञायते यथा दृष्ट श्रुतम, वैसे भी आप पे मुकदमा तो चलने वाला है, इसलिए बेस्ट है कि आप सत्य बोल दो बेसिकली, है ना। कि इस ऐसे करके आप यू बेसिकली ट्राई टू साइकोलॉजिकली उनको आप डरा रहे हो कि भाई सत्य नहीं बोलोगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो उनको साक्षी मान के आप सत्य बोलो एंड फिर आप मुकदमा शुरू करते हो। और अगर साक्षी के बीच भेद है तो वो हमने देखा था कि नेक्स्ट क्या करते हैं, दैट्स द सेम थिंग। और अगर स्पेशली जो लेन देन का मामला है वो सॉल्व नहीं होता है, दोनों साइड्स नहीं मान पाते हैं कि किसको कितना देना है, इंटरेस्ट क्या है वगैरह वगैरह, तो उस केस में क्या होगा, ना ही साक्षी मान पाते हैं, साक्षी भी कुछ प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, तदवा द्रव्यम राजा हरे, वो राजा ले लेगा। जो हमने पिछले इसमें भी देखा था कि बाउंड्री अगर आप नहीं सेट कर पा रहे हो, आपकी जमीन जायदाद वगैरह की इनहेरिटेंस के लिए कोई क्लेम करने वाला है नहीं, जो भी ऐसा कुछ होगा जो सॉल्व इररिजॉल्वेबल लग रहा है वो बेसिकली राजा क्लेम कर लेगा। फिर इसके आगे कुछ कुछ साक्षी का है विच वी कैन लीव, कि साक्षी का झूठ बोले तो क्या होगा वगैरह वगैरह। फिर लास्ट इज देश काल विदुर स्थान साक्षिण प्रतिपादयेत्। अच्छा, जो भी प्लांटिफ या कन्विक्ट है, ठीक है, साक्षी लाने की जिम्मेदारी उनकी है, जो अभी भी है ना, वो दोनों साइड्स के जो लॉयर्स हैं, दे डिसाइड कि विटनेसेस कौन होंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप जो आपके देश काल जो टाइम जो सबसे बेस्ट हो, आसपास हो, मोस्ट कन्वीनियंट हो, उन लोगों को आप साक्षी बनाओ। वरना अगर ऐसे हो कि जिनको दूर से आना है या वो नहीं मान रहे, तो क्या करो, स्वामी वाक्य न साधे, उनको आप समन्स भिजवाओ साक्षी बनाने के लिए, राजा के थ्रू उनको बुलवाओ अगर बुलवाना पड़े, ऐसा ही हो। दिस इज ऑन साक्षी। बेसिकली आज के जैसे ही जो दोनों साइड है, विटनेसेस कौन होने चाहिए, वो उनको इंश्योर करना है कि अपना साइड कैसे मजबूत करे। सो दिस वाज ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट। बेसिकली आप किसी से लोन ले रहे हो, उस पर इंटरेस्ट भर रहे हो। इसी किस्म के रूल्स है जो 12वें चैप्टर में है, औपनिधिक। औपनिधिक अभी लोन एग्जैक्टली नहीं, पर जो मॉर्टगेज पे होता है, मॉर्टगेज और डिपॉजिट्स, इन अ वे इट इज सिमिलर, है ना। आप कोई मॉर्टगेज, लोन में आप कुछ मॉर्टगेज नहीं कर रहे हो, इसमें आप एक्चुअली मॉर्टगेज कर रहे हो, एंड मॉर्टगेज के सामने आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो जो मॉर्टगेज के सामने पैसे मिल रहे हैं उस पर टिपिकली आप क्या कह रहे हो, आप धीरे धीरे छुटवाते जाओगे, है ना। आप इंटरेस्ट का जो है वो बेसिकली आप छुटवाते जाओगे। डिपॉजिट में तो ऐसा भी कुछ नहीं है, डिपॉजिट तो आपने किसी को दिया है, अगर वो डिपॉजिट यूज कर रहे हैं तो मे बी देयर इज सम मनी दे पे टू। तो ऐसा थोड़ा अलग अलग कैटेगरी है, बट सिमिलर, इट इज स्टिल सिमिलर जो है। तो इसमें वो कहते हैं उपनिधि ऋणेन व्याख्या, जो अभी ऊपर जो भी सारे रूल्स हमने देखे वो डिपॉजिट्स, मॉर्टगेज, उस सब पर भी लागू होते हैं, और थोड़ा सा और उसके ऊपर। तो जैसे इन केस ऑफ लोन, ठीक है, जैसे इन केस ऑफ लोन, अगर सपोज मैंने लोन लिया है और कुछ कैलामिटी आ जाती है, तो आई कांट एस्केप सेइंग दैट अरे ऐसा ऐसा हो गया, फ्लड्स आ गए, अब मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं, आई एम स्टिल लायबल। परंतु मैंने किसी को, रोहित को डिपॉजिट दिया है कुछ रखने के लिए, ठीक है, और कुछ कैलामिटी आ जाती है सपोज, जिसमें रोहित स्वयं इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसका घर बारिश में जो भी, आई होप नॉट, बट ऐसा कुछ हो जाता है, अ कैलामिटी इन विच रोहित इज इन्वॉल्व एंड दैट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल, तो उस केस में ही इज नॉट लायबल टू गिव इट बैक टू मी, ठीक है, बिकॉज एक तो उसने जानबूझ के नहीं किया है, और उसने डिपॉजिट रखकर इन सम वे मुझको पैसे दिए हैं, बेसिकली मेरा डिपॉजिट रखा है ना, तो इट इज, ही इज डूइंग, आई मीन नॉट अ फेवर, सो टू से, ही माइट बी यूजिंग उसका जो उससे कुछ ना कुछ उनको भी मिलता होगा, तो इन दैट केस ही डजंट हैव अ लायबिलिटी। अगर नेचुरल कैलामिटी जिसमें वो स्वयं इन्वॉल्व हो, इस केस में, बट लोन लेने के केस में अगर मैं लोन ले रही हूँ, देन आई कांट रन अवे फ्रॉम सेइंग कि अरे
कैलामिटी हो गई तो नहीं। तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली फॉर मॉर्गेज, अगर मैंने मॉर्गेज किसी को, मेरी गाय दे ही रखी है और गाय के ऊपर मैंने पैसे लिए हुए हैं, कर्ज लिया हुआ है, तो इन दैट केस अगर ऐसा नेचुरल कैलामिटी कुछ आ जाता है एंड गाय को कुछ हो जाता है, तो फिर वो बंदा जिसको मॉर्गेज दिया है वो मुझे कुछ दे, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो देन डोंट पे बैक, जो मैंने लिया था वो भी मिल गया। तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस इन सम ऑफ दीस थिंग्स। फिर उपनिधि भोक्ता देश काल अनुरूपम भोग वेतनम दद्यात् द्वादश पणाच दंडम, कि अगर सपोज मैंने कोई वस्तु दी है, किसी को डिपॉजिट रखी है, इट कुड बी मनी, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। जैसे मैं कह रही हूँ कि गाय मैंने दी है, ठीक है, गाय है या मेरा ऋषभ, मेरा बुलक है, वो दिया है, तो अगर उनको रखने के लिए दिया है और अगर वो उस ऋषभ को काम करवाते हैं, ठीक है, उस ऋषभ को काम करवाते हैं, तो इन दैट केस तो मैंने उनको वस्तु दी है एंड मैंने आई पे देम समथिंग फॉर टेकिंग केयर, वो डिपॉजिट का ध्यान रखने के लिए दिया है। एंड इफ दे मेक यूज ऑफ इट, तो सबसे पहले तो भोग वेतन, वो यूज करने के जो भी पैसे हैं वो लोग मुझको देंगे। या सपोज गाय है, तो गाय दी है तो गाय दूध देती है, तो वो दूध या तो स्वयं पीते होंगे या किसी को बेचते होंगे, तो उससे के साथ जो भी मेरे साथ डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भोग वेतन, दे विल गिव मी बैक सम मनी, एंड साथ साथ देयर इज अ 12 पणा का दंड एज वेल। सो इफ दे हैव डन दिस विदाउट आस्किंग मी, तो दंड मिलेगा। मे बी दंड इन एक्सेप्शनल केसेस जहां पे अपनी बात हो चुकी है कि हाँ ठीक है आप वो यूज कर सकते हो, तो आप मुझको भोग वेतन दोगे, वो यूज करने के कुछ पैसे जिसकी गाय है उसको आप दोगे, जिससे आपने डिपॉजिट किया है, देयर विल बी सम अमाउंट यू वुड हैव अग्री विद दैट। बट अगर वो करते करते, तो जैसे मैंने कहा कि कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, आपदा के कारण अगर वो वस्तु नष्ट हो जाती है, तब तो जिसको डिपॉजिट दिया है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। परंतु अगर वो काम करवा रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, गाय से काम करवा रहे हैं, या मैंने कुछ वस्तु दी हुई है उनको, मैंने कुछ मेरे आभूषण दे रखे हैं एज डिपॉजिट या एज मॉर्गेज या एनीथिंग, ठीक है, उसका वो उपयोग करते हैं एंड वो उपयोग के कारण या तो नष्ट हो जाता है या उसका वैल्यू कम हो जाता है या जो भी है, उस केस में तो दंड है एंड दे हैव टू मेक डू, कि मुझे वो भरपाई करना पड़ेगा उनको। उस केस में ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये कोई कैलामिटी के कारण नहीं हुआ है, ये तो इंटेंशनल है। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स, और साथ में अगर वो ऐसा होता है कि वो जो भी से गाय है वो स्वयं से मर जाए, ठीक है, विदाउट माय, ये वो गाय आप मैंने दे रखी है किसी को, पर सामने वाले की कोई गलती के बिना, बूढ़ी हो, कोई और कारण से वो मर जाए, देन आई डोंट हैव टू, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वो वस्तुएं नहीं है ना, इसमें गाय भेड़ ये सारा भी आपका एसेट होता था, जो आपके प्राणी होते थे वो भी आपके एसेट होते थे, इसलिए सब में इन सब ऐसे सारे क्लॉज उनको देने पड़ रहे कि उसमें अगर वो मर भी गए नेचुरल रीजन से, तो कोई लायबिलिटी नहीं है। पर अगर मेरे कुछ करने से, एज अ पर्सन जिसके पास वो डिपॉजिट रखा है और मेरे कुछ करने से, या मेरे पास मॉर्गेज रखा और मेरे कुछ करने से वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं या जो भी, तो फिर दंड है और मुझे वो मूल्य जो भी होगा उसको वापस देना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसमें चीजें हैं। यही चीज जो है वो जो मॉर्गेज पर भी लागू होती है, ठीक है। तो मॉर्गेज में कैसा है कि एक्चुअली आई पे यू मनी फॉर टेकिंग फॉर, मतलब आपको लोन की आवश्यकता है और आपने मुझे मॉर्गेज दिया हुआ है और धीरे धीरे करके आप मुझे चुकता करोगे, ठीक है। तो उस केस में वो लोग दो मॉर्गेजेस की बात कर रहे हैं कि स्व उपकार और विदाउट उपकार। उपकार मतलब क्या, बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल गाय, अगर मेरे पास आपने गाय को रखा है, गाय को मॉर्गेज किया है, ठीक है, और अगर उस गाय को का दूध मैं यूज कर रही हूँ या कर सकती हूँ एंड वो कर रही हूँ, आई गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ द मॉर्गेज दैट इज केप्ट विद मी, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो मूल्य वृद्धि नहीं होगी, आप मुझे सिर्फ पैसे जितने लिए वो लौटा दो, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन दैट। नॉर कैन आई फॉरफिट इट, कि अगर मैंने कुछ टाइम तक वो गाय को यूज करा है, दूध लिया है, तो ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उसका क्लेम कर लूं। परंतु ऐसी वस्तु हो, सपोज मैंने आभूषण दिए और आप अगर डिफॉल्ट करे जा रहे हो, तो फिर आई कैन टेक इट बैक ना। अच्छा, इसमें क्या नहीं दिया हुआ, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ कि कितने टाइम के बाद ये हो सकता है। आई थिंक दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन वी हैव विद ईच अदर।
उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इतने टाइम के बाद हुआ तो डिफॉल्ट, इतने टाइम के बाद हुआ तो नॉन डिफॉल्ट, ये नहीं दिया हुआ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि उतने वो लोग डीप में इसलिए नहीं गए क्योंकि दैट वुड बी जो बात हुई है, और ये सारे जो ट्रांजैक्शन है दे सेड ना, सब साक्षी के सामने होने चाहिए, किसी विटनेसेस के सामने होने चाहिए। तो अगर ये होगा कि हाँ मैं आप मुझको ये दो, मैं साल भर में चुकता कर दूंगा, तो फॉरफिट तो उसी केस में आएगा ना कि स्टिपुलेटेड टाइम में अगर ना कर पाओ तो आप फॉरफिट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इन दैट केस अगर ऐसी वस्तु है जिससे आप बेनिफिट गेन कर रहे हो, तो आप इवन विद इन दैट टाइम फ्रेम अगर पैसे नहीं आते तो उसको फॉरफिट नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टिल गिव इट मोर टाइम बिकॉज यू बीन यूजिंग इट, आपको उसका बेनिफिट तो मिल रहा है। तो ऐसा कुछ कुछ क्लॉजेस भी उसमें है। तो इट्स एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लेक्स और लेट्स लॉट ऑफ डिटेल इन देयर। बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखकर अलग अलग क्लॉजेस डाले गए इसमें, कि बेनिफिट वाला ये हो तो क्या, नॉन बेनिफिट वाला हो तो क्या, यूज कर रहे हो तो क्या, उसमें नष्ट हुआ तो क्या, वगैरह वगैरह। बट ऑल दीज कैटेगरीज आर कवर्ड हियर। और ये क्या है, निवृत्त वृद्धि का, ठीक है। आई थिंक वी कैन क्लोज हियर, अगले सेशन में इसका करते हैं। बट इट्स द सेम थिंग, इसी को आगे आगे है थोड़ा सा और more details around this which we really don't need to get to, ऊपर ऊपर से ठीक है। सिमिलरली एक कैटेगरी उन्होंने वैयावृत्य विक्रिय वस्तु की भी बात की है। तो वैयावृत्य मतलब जो कमीशन पे काम करते हैं। तो जैसे आज लोग कमीशन पे काम करते हैं कि आपका लेवेज कर दिया एंड दे गेट सम कमीशन आउट ऑफ इट, दलाली मिल गया। तो ऐसे कमीशन के काम वाले तभी भी थे, एंड देयर आर सम रूल्स अराउंड दैट एज वेल कि आप किस सिचुएशन में, अगर आपको जो कमीशन आप दे रहे हो अगर वो सेम मूल्य में बेचते हैं व्हाट यू अग्रीड विद देम, तो कमीशन कितना मिलेगा। अगर आप सेम मूल्य में, सपोज जो कमीशन पे काम करता है वो मूल्य से कम में बेचे, तो उसका क्या, उसको कैसे भरपाई करना चाहिए। अगर मूल्य से ज्यादा में बेचे तो कैसे भरपाई करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फिर क्या कमीशन रेट है, वगैरह वगैरह, उसके और डिटेल्स है। बट आई थिंक वी कैन स्किप दैट, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट, एंड टाइम भी बहुत जाएगा। एंड बेसिक उसके बाद वो एंड में कह रहे हैं, इस चैप्टर के एंड में, तस्मात् साक्षी मत छन्नम न कुर्यात् सभ्य विगभाषितम स्वे परेवा जने कार्य देश काल अग्रवर्णतः। बेसिकली आप जो भी कर रहे हो वो साक्षी के सामने होना चाहिए, एज वी वर सेइंग राइट। आप जो भी कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब कुछ साक्षी के सामने करो। हैव विटनेसेस व्हेन यू डू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज आगे चल के जब झगड़ा होगा, निपटाना होगा, तो इसमें आपका ही फायदा होगा। तो यू ऑलवेज नीड टू हैव, पहले तो मतलब आई थिंक अपने टाइम में तो नाउ सारा कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, तभी भी उसके लिए भी आपके पास वो नहीं होता है, वो कौन सा पेपर कहते हैं जो लॉयर कराता है, स्पेशली बड़े बड़े डीड्स जो होते हैं, है ना, वो हम नोटरी, नोटरी नोटरी यस, ऑल्सो, स्टैम्प पेपर पे। स्टैम्प पेपर पे, करेक्ट, स्टैम्प पेपर पे होता है, तो वी नो उसकी वैलिडिटी है नहीं वैलिडिटी है। उस टाइम पे मेरे ख्याल से इतना बट उसमें एक्चुअली लिखने की बात हुई है, तो देयर माइट स्टिल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बट यू नीड समबडी टू से ना कि हाँ ये इनके सामने हुआ है, इसके विटनेस ये है, जैसे आज है, इट इज एग्जैक्टली दैट। सो दे आर सेइंग ये सारी चीजें आप इंश्योर करो कि किसी ना किसी साक्षी विटनेस के सामने होते हैं, हु कैन देन कम एंड टॉक एंड से कि नहीं ये ऐसे था या वैसे था। ठीक है, तो बेसिकली इट्स जैसे आज है, सो नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो वी कैन क्लोज दिस हियर, और नेक्स्ट टाइम we'll take up a very very interesting topic which is on दास कर्मकर कल्प, बेसिकली एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स, वो कैसे काम करता है, एंड इट इज इंटरेस्टिंग, काफी कुछ जानने मिलेगा उसमें। तो वी कैन जस्ट एंड इट हियर, आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। ओके, किसी को और कुछ कहना है? हाँ जय। I'd like to bring up Shiksha Patri again. So there is this clause which says સાક્ષીએ સહિત લખાણ કર્યા વિના તો પુત્ર અને મિત્રાદિક સાથે પણ વ્યવહાર ન કરવો. I find it very interesting. Like he's like, if you are dealing in money,
don't deal without a witness, even with a friend or a son or a daughter. It's pretty interesting. Wow, very practical. Yes. क्योंकि as they say ना, you shouldn't bring in emotions in these transactions. अगर आप उसमें अटक के रह गए तो आगे जाके वो प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि लोग कहेंगे अरे क्या विश्वास नहीं करते ये वो, नो वो बात है ही नहीं विश्वास की। आगे चल के ये शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, अरे क्या कहेंगे, उनको क्या लगेगा, इसमें फिर लॉन्गर टर्म रिलेशंस टूट जाते हैं। इसलिए इट्स बेटर टू एंश्योर कि ये सारी चीजें जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शंस के तौर पर रहे एंड सेव योर रिलेशंस। ओके, हमने ये देखा ना, जब ओथ लेते हैं तो अग्नि एक, यू एक्सप्लेन्ड कि अग्नि को तो ऋग्वेद में भी सबसे पहला मंत्र उस पे है और अग्नि को साक्षी माना जाता है, और अग्नि इज द कनेक्शन बिटवीन देव एंड हम। तो सिमिलरली वाटर का था कि एक तो अभी साइंस ऑल्सो सेज वाटर हैज मेमोरी, तो इट्स एज गुड एज यू हैव मेड अ प्रॉमिस टू अ पर्सन, यू नो, वो याद रख सकता है। और दूसरा, जल को ही जीवन मानते हैं ना, जल का एक्चुअली एक नाम जीवन भी है, तो जल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इट इज एज गुड एज, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी किसी की कसम खाई तो उसको कुछ हो सकता है अगर आपने वो कसम नहीं निभाई, तो इट्स लाइक दैट कि आप अपने जीवन पे ही ओथ ले रहे हो। आई थिंक दैट्स हाउ जल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आभा जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, इट स्लिप्ड माय माइंड। अभी भी कई बार लोग ना वो गुजराती में कहते हैं कि पानी मूकी दीधू है ना, जय रीसे पानी मूकी दीधू। बेसिकली आपको किसी से Right. संबंध तोड़ देना है ना, तो वो पानी लेके बोलेंगे इसके साथ मेरा कुछ ये नहीं, दे टेक द वाटर एंड थ्रो इट। बेसिकली सेम एज यू सेड कि पानी को जैसे जीवन मानते हैं, तो पानी इज वो साक्षी का भी ये है कि आप पानी मुकी दे दो। बेसिकली आप बोलो पानी लेके आप छोड़ दो कि अच्छा इसके साथ अब सब पूरा, तो उसमें पानी लिया जाता है। So thank you for bringing this up. So with Agni, this is also another ये, because जल is जीवन, very very true. एक्चुअली इवन जो हम लोग जैसे इनिशिएशन होता है ना, तो हाथ में जैसे हमको वो देते हैं, थोड़ा सा जल देते हैं, एंड देन वी टेक द प्रॉमिस एंड Correct, देन आचमन कर लेते हैं उसका। correct, correct. आचमन तर्पण जो भी है वो सब पानी से होता है। कितना बेसिक है ना, अग्नि देव है, वरुण देव है, इट्स वेरी एक्साइटिंग कि मतलब दीज आर द बेसिक्स, ये समझ लो तो यू आर सॉर्टेड इन लाइफ। Our ancestors had figured this out so well, right? Okay, ठीक है। आज प्रार्थना कौन करेगा? आभा जी, can I I can do. roll call? हाँ। Go ahead. जी, आभा